ठीक है। ओके, राइट नाउ वो प्रॉमिस जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर आज हम प्रॉमिस के आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे देन चेनिंग। प्रॉमिस के अंदर देन चेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर देन एक मेथड होती है, ठीक है। वो मेथड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जब भी हमारा प्रॉमिस सेटल होता है, सेटल मतलब प्रॉमिस एक तो फेल होता है या फिर वो रिजॉल्व होता है, तो वहाँ पे हमारी देन मेथड कॉल होती है। और उसके अंदर हम एक हैंडलर मेथड पास करते हैं, कॉल बैक, जो कि देन मेथड उसको कॉल करता है जब भी आपका प्रॉमिस सेटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देन चेनिंग में ये होता है कि आप मल्टीपल देन यूज कर सकते हो और देन के अंदर मल्टीपल प्रॉमिस क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये किस तरीके से होता है अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं सर। ठीक है, ओके। सो हियर योर स्क्रीन नाउ शेयर, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन आप सबको? स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, बोलो यार, बोलो दिख रहा है या नहीं स्क्रीन, मुझे सर बोलो। दिख रहा है सर हाँ, तो सर। फिर कितनी बार बोलते हो, मैं बोला और बोल रहा हूँ ना आपको कि स्क्रीन दिख रहा है, तो कोई रिप्लाई नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। हम्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस तरीके से हमने ये नया फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे, देन चेनिंग, देन डॉट चेनिंग डॉट जेएस फाइल, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है। तो देन चेनिंग इसको ऐड करेंगे आप, ओके। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट एच फाइल, और इसको हम रन करेंगे इस तरीके से अदर ब्राउज़र में, क्रोम के अंदर रन करेंगे, ठीक है। तो ये अभी रन होगा, ये हमारा रन हो चुका है। ये इस तरीके से इसको थोड़ा जूम इन करेंगे, और इंस्पेक्ट में हमें देखना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जहाँ पर हम हमारा आउटपुट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चुका है अभी इस तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे ताकि बेहतर तरीके से हमें रिजल्ट दिखे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपको इस तरीके की फंक्शनलिटी बनानी होती है कि एक प्रॉमिस मतलब रन होता है तो उसके ऊपर दूसरा प्रॉमिस की वैल्यू डिपेंड है, ठीक है। तो एक प्रॉमिस रन होने के बाद हम दूसरा प्रॉमिस रन करेंगे, और वो रन होने का तीसरा रन करेंगे। तो इस तरह का जो सीन होता है, इसी को देन मेथड के जरिए हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन चेनिंग का इस्तेमाल करके। सो अभी इस तरीके की प्रॉमिस से पहले इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कॉल बैक का इस्तेमाल करते थे, और वहाँ पे एक पिरामिड बनता था, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक हेल। तो कॉल बैक हेल को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे प्रॉमिस देन का भी आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो अभी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉमिस है, कांस्टेंट प्रॉमिस 1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। ये प्रॉमिस है, इसको हम एक पास करेंगे एग्जीक्यूटर फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे रिजॉल्व और यहाँ पे रिजेक्ट, ये दो पैरामीटर्स को पास करना है एग्जीक्यूटर फंक्शन को यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी हमारा ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर उसको हम ये पास करेंगे और वो इमीडिएटली इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, और प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड ओके। तो इस तरीके से क्या हुआ है, प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड मैसेज आया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा प्रॉमिस है, अब इसके बाद हम नीचे यहाँ पे मैसेज यहाँ पे रन करेंगे, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। अभी चलो इसको रन करके देखेंगे, इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे प्रॉमिस इज एग्जीक्यूटेड और प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे जैसे भी हम प्रॉमिस को रन करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस इमीडिएटली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अंदर जो लिखा है वो कोड रन होगा, और उसके बाद ये लाइन रन होगी, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि किस तरीके से वर्क होता है, तो आपको बताना है कि इमीडिएटली जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं प्रॉमिस का,
तो उसको पास किया वाला जो भी एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है एज अ कॉल बैक वो इमीडिएटली रन होता है, ठीक है, और उसके अंदर का जो भी कोड है वो रन होता है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, कि जैसे भी हम यहाँ पे मान लो कि प्रॉमिस के अंदर हम लिखते हैं कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन, जैसे कि हम लिखते हैं सेट टाइम आउट मेथड। अब सेट टाइम आउट असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब इट टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन पास करेंगे, कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे इस तरीके से, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखेंगे या फिर पैरामीटर लिखेंगे, यहाँ पे इसको मैसेज दे देंगे, मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर उस मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, सेट टाइम आउट फंक्शन। तो यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब सेट टाइम आउट फंक्शन का पर्पज ये होता है कि स्पेसिफिक डिले के बाद ये फंक्शन क्या होता है आपका, ये जो कॉल बैक पास किया इसको वो एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे आपको डिले देना है, जैसे मैं दे दूँगा 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकंड, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड होता है, ओके। अब यहाँ पे थर्ड पैरामीटर आर्गुमेंट में पास करूँगा, जो कि ये मेरा पैरामीटर है मैसेज, मुझे इसको वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ पे दूंगा वैल्यू प्रॉमिस वर्क या फिर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक प्रोफेशनल कोड बनाया है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, जिसका एक प्रॉपर वे से कोड बनाया है हमने। सेट टाइम आउट असिंक्रोनस ऑपरेशन लिया है, और जैसे भी 2 सेकंड एग्जीक्यूट होते हैं हमारे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मैसेज हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो हम यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, आउटपुट किस तरीके से आता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो पहले प्रोग्राम रन सक्सेसफुली आया है और बाद में ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी प्रॉमिस इसको रन करता है असिंक्रोनस ऑपरेशन को, तो इमीडिएटली क्या होता है कि वो इस ऑपरेशन को स्टार्ट करके छोड़ देता है और उसके आगे की लाइन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। और ये जो असिंक्रोनस ऑपरेशन है ये बैकग्राउंड में रन होते हैं, और जब भी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो लास्ट में ये उसका आउटपुट प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे भी प्रॉमिस रन होता है तो यहाँ पे सेट टाइम फंक्शन जैसे भी कॉल होता है तो ये वेट नहीं करेगा ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक, डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल रिलीज करेगा और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और जब तक ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में इसका टास्क कंटिन्यू करेगा, तब तक आप दूसरा काम करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके का ये सिनारियो जो होता है ये आपको इंटरव्यू में इस तरीके का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे हम देन का देखेंगे। देन, अब देन मेथड के अंदर यहाँ पे ये हमारा प्रॉमिस है। अब प्रॉमिस की देन मेथड कॉल करेंगे p1.देन मेथड, ठीक है। अब ये देन मेथड है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे भी प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, मतलब प्रॉमिस सक्सेसफुली रन होता है, रिजॉल्व होता है, तो इसका देन मेथड के अंदर जो फर्स्ट कॉल बैक है वो रन होता है, ठीक है। तो पहला कॉल बैक दे देंगे हम, सक्सेस कॉल बैक है ये, इसके अंदर रिजल्ट आएगा यहाँ पे, और ये इस तरीके से, ठीक है। और हमने देखा था ये दूसरा कॉल बैक हम पास कर सकते हैं जो कि एरर के लिए होता है। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो ये कॉल बैक कॉल होता है आपका, ओके। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ओके। तो जैसे भी क्या होता है कि जैसे भी आपका प्रॉमिस रिजॉल्व होता है यहाँ पे, तो मैं ये जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो रिजॉल्व कॉल करूँगा, रिजॉल्व को कॉल करूँगा और उसको ये मैसेज भेज दूँगा रिजॉल्व को, ओके। तो इस तरीके से, तो जैसे भी ये सेट टाइम आउट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ओके, कब एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर 2 सेकंड, और ये मैसेज किसके अंदर चला जाएगा, ये मैसेज के अंदर, और रिजॉल्व होगा प्रॉमिस। तो जैसे भी प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली देन के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया होता है ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट जैसे होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करना है, आपको उसको प्रिंट करना है, console.log, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे हम रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी प्रॉमिस सेट टाइम आउट फंक्शन को रन करेगा, इमीडिएटली वो क्या करेगा कि दूसरा टास्क हाथ में लेगा, ठीक है। तो नीचे आएगा, ये मेथड रन करेगा, और देन मेथड के अंदर ये रजिस्टर करेगा, और यहाँ पे प्रोग्राम रन सक्सेसफुली मैसेज को प्रिंट भी कर देगा। और ये जो सेट टाइम आउट है, ये असिंक्रोनस ऑपरेशन, ये बैकग्राउंड में रन होते हैं, ये इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट जब तक होता नहीं तब तक आप दूसरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यही होता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ओके। सो राइट नाउ हियर, अभी ये जो कोड है, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रन होगा, ये कॉल बैक रन होगा, उसके बाद सेट टाइम फंक्शन कॉल होगा, और इमीडिएटली कंट्रोल छूटेगा यहाँ से,
और यहाँ ये नीचे वाली लाइन रन होगी और इसके बाद ये रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट पहला प्रोग्राम रन सक्सेसफुल आएगा और 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, तब ये रिजॉल्व करेगा। जैसे भी रिजॉल्व करेगा प्रॉमिस तो ऑटोमेटिकली देन के अंदर की ये मेथड कॉल होगी। ठीक है, तो हम आउटपुट देखेंगे सेम, प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और यहाँ पे प्रॉमिस इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इतना तो हमने कल भी देखा था प्रॉमिस के अंदर। ठीक है, अभी हम देन चेनिंग के बारे में देख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो पहला देन जो है, यहाँ पे जैसे ही प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व होता है तो ये देन मेथड रन होता है और देन मेथड रन होने के बाद हम इसके अंदर मल्टीपल देन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी ये देन मेथड रन होता है तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो अगले देन मेथड को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रॉमिस देन का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ये अभी। राइट नाउ मैं यहाँ पे और एक देन लगा सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब इस देन के अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा रिजल्ट नाम से और उसको मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे console.log और यहाँ पे रिजल्ट। सॉरी, यहाँ पे इसके अंदर हमें पास करना है कॉल बैक फंक्शन रिजल्ट। ओके, तो अभी ये देन लिया है हमने, फिर देन क्या करेगा, ये देन क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। वो क्या रिटर्न किया उसने, प्रॉमिस रिटर्न किया है। ठीक है, तो जैसे भी ये पहला देन रन होता है वो रिटर्न प्रॉमिस करेगा और वो प्रॉमिस का फिर आप देन इस्तेमाल करके और भी उस प्रॉमिस के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, अगर पहला देन रन होता है, ओके, मतलब पहली ये मेथड रन होती है, उसके बाद दूसरी ये देन मेथड रन होती है और देन मेथड की जो दूसरी मेथड के अंदर जो कॉल बैक हमने पास किया है वो रन होता है। मतलब सबसे पहले ये ऑपरेशन होगा और ये कंप्लीट होने के बाद ये दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो इससे हम डिपेंडेंट कोड कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई एक असिंक्रोनस ऑपरेशन का कोड है जिसके ऊपर दूसरा असिंक्रोनस या कोई ऑपरेशन डिपेंड है। तो जब तक पहले का रिजल्ट नहीं आता तब तक हम दूसरा ऑपरेशन रन नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो भी फैसिलिटी हम आपको फंक्शनलिटी करनी है तो आप प्रॉमिस देन चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला देन रन होगा जब हमारा ऑपरेशन प्रॉमिस रिजॉल्व होगा और ये देन के बाद दूसरा देन तभी रन होगा जब पहले देन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड एंड इसके अंदर लिखेंगे console.log सेकंड देन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे 2 देन हमने लिखे है। अभी देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और पहला प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड और सेकंड देन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा ये रन हुआ है। जैसे ही पहला प्रॉमिस रिजॉल्व होता है पहला देन कि वो फिर दूसरे देन वाले को कॉल कर देता है यहाँ पे। तो ये दूसरा देन हमारा यहाँ पे कॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देन चेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये कोड तभी रन होगा जब पहला देन एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहला देन का जो कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट होगा, तभी दूसरा देन आपका एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज पहला नहीं एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरा वेट करेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये रिजल्ट इस रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। इसके अंदर क्या आता है हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट जैसे भी हम देखेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और यहाँ पे आ चुका है अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब जैसे भी ये दूसरा देन एग्जीक्यूट हुआ है लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन हम रन कर रहे हैं इस फंक्शन को वैल्यू पास नहीं हो रही है कहीं से। ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पास कर सकते हैं फर्स्ट देन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट देन के अंदर अगर आपको वैल्यू पास करनी है तो आप यहाँ पे रिटर्न ले लेंगे और इट इज़ अ सेकंड देन। ठीक है, तो हमने एक पहले दिन के अंदर दूसरे दिन की वैल्यू रिटर्न किए। तो जैसे भी ये फंक्शन रन होगा वो ऑटोमेटिकली दूसरा दिन का ये फंक्शन कॉल करेगा और उसको ये रिटर्न वैल्यू पास करेगा इस रिजल्ट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आपका देन चेनिंग वर्क होता है। और देखेंगे अभी इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहला आउटपुट आया और सेकंड देन यहाँ पे आया। तो हाँ, सेकंड देन हमने इससे रिटर्न किया था। जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी फर्स्ट देन की, मतलब फर्स्ट देन की जो कॉल बैक है उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वही वैल्यू दूसरे दिन के कॉल बैक को एज आर्गुमेंट पास की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका देन चेनिंग। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमने पहले दिन के अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी
और उसके बाद ये हमारा सेकंड देन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो वैल्यू रिटर्न की थी फर्स्ट देन में, और सेकंड देन के जो भी हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट है कॉल बैक मेथड, उसको एज आर्गूमेंट के तौर पे पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देन चेंजिंग का इस्तेमाल होता है। ओके, तो तो इसके अंदर फिर से हम देन चेंज कर सकते हैं, डॉट देन, और ये देन रन होगा इसके प्रीवियस देन रन होने के बाद, देन फंक्शन, और यहाँ पे जो भी है रिजल्ट ले लेंगे हम, और ये रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को कौन वैल्यू पास करेगा, यहाँ से जो वैल्यू पास होगी रिटर्न होगी वो इस फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास होगी, तो थर्ड देन। ठीक है, और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। ओके, तो ये होगा आपका जो देन चेनिंग। तो आप इस तरीके से कॉल बैक हेल को बेहतर तरीके से अवॉइड कर सकते हो, और यहाँ पे देन के बाद देन लिख सकते हो, मतलब फर्स्ट देन एग्जीक्यूट हो गया, उसने जो रिटर्न किया है दूसरे दिन को पास होगा, और इस तरीके से आपका जो पिरामिड है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है कॉल बैक हेल को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसको रन करके, तो 2 सेकंड के बाद जो आएगा, पहला प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड, देन सेकंड देन, एंड देन थर्ड देन। ठीक है, तो इस तरीके से। अभी चलो हम क्या करेंगे, देन के अंदर प्रॉमिस रिटर्न करेंगे तो क्या होता है देखेंगे। ठीक है, तो हियर सेकंड जो हम टॉपिक लेने वाले यहाँ पे, रिटर्न प्रॉमिस फ्रॉम देन चेन, देन चेनिंग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉमिस को रिटर्न करेंगे देन चेनिंग के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी इस तरीके का ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को, और यहाँ पे सेम कोड यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रॉमिस है हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे इसको भी हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देन चेनिंग का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे। तो हियर एक्सपेक्टेशन यही है कि पहला रिजॉल्व होगा तो फर्स्ट देन का फंक्शन रन होगा, फिर ये रन होने के बाद ये सेकंड होगा, और ये रन होने के बाद ये थर्ड होगा। ठीक है, इतना अभी हमारा एक्सपेक्टेशन है, और एज पर एक्सपेक्टेशन जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी वो काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक नया प्रॉमिस बनाएंगे, रिटर्न, ये देन क्या करेगा, रिटर्न न्यू, और यहाँ पे प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया, उसको रिटर्न किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और सिंक्रोनस ऑपरेशन फर्स्ट देन इज कंप्लीट, यहाँ पे फर्स्ट देन, तो फर्स्ट देन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद है रिटर्न, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, सॉरी रिजल्ट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज फर्स्ट देन, पहले दिन को आर्गुमेंट पास करेंगे फर्स्ट देन। ठीक है, तो फर्स्ट देन दिया है, तो जैसे भी ये हमारा रिजॉल्व होगा, सेट टाइम आउट फंक्शन रन होगा, तो रिजॉल्व जैसे भी होगा तो ये जो देन का फंक्शन है ये फंक्शन पहले कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मैसेज आएगा फर्स्ट देन। ठीक है, उसके बाद पहला देन क्या करेगा, रिटर्न करेगा प्रॉमिस को। ठीक है, और रिटर्न करेगा तो हम प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, उसको पास करेंगे एग्जीक्यूटर फंक्शन, जिसके अंदर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट नाम की 2 मेथड है, 2 पैरामीटर है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब ये प्रॉमिस है, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉमिस है हमारा, तो ये क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पे रिजॉल्व, तो हम असिंक्रोनस ऑपरेशन यूज करेंगे, सेट टाइम आउट फंक्शन, और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे कितने, 2 सेकंड के बाद। ठीक है, और 2 सेकंड के बाद हम ये कॉल बैक है इसको रन करेंगे हैंडलर को। ठीक है, और ये क्या करेगा, 2 सेकंड के बाद इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा यहाँ पे, और मैसेज दे देगा सेकंड देन प्रॉमिस रिजॉल्व, सेकंड देन रिजॉल्व, सेकंड देन प्रॉमिस रिजॉल्व। सर तिथे 200 झाले, 2000 पाहिजे ना, मिली सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 2000 मिली सेकंड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो फर्स्ट देन हमारा रन होगा,
तो उस टाइम हमने एक नया प्रॉमिस बनाया है और उसको रिजॉल्व किया है यहाँ पे सेट टाइम के अंदर। तो जैसे भी ये प्रॉमिस सेकंड प्रॉमिस रिजॉल्व कब हुआ, जब 2 सेकंड हो गए तब ये फंक्शन कॉल होगा और ये सेकंड प्रॉमिस क्या होगा हमारा रिजॉल्व होगा, ठीक है। और हमने ये प्रॉमिस को क्या किया है, रिटर्न किया है। तो जैसे भी ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा मतलब 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन जब रिजॉल्व होगा और उस टाइम ये दिन आपका रन होगा, ठीक है। ये जो दिन है वो दिन कब रन होगा, ये प्रॉमिस को हमने रिटर्न किया है, मतलब ये जब तक ये रिजॉल्व फंक्शन कॉल नहीं होता तब तक ये दिन इसका कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे भी ये देन कॉल होगा तो ये प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद क्या आएगा, ये सेकंड प्रॉमिस रिजॉल्व, तो ये एज अ आर्गुमेंट इसको चला जाएगा और ये देन आपका कॉल होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये देन जो कॉल हो रहा है यहाँ पे हम इसका मैसेज दे देंगे console.log रिजल्ट, ठीक है। तो अभी बाकी के हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ये अभी बहुत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये रन कैसे होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये प्रॉमिस रन होगा आपका, ठीक है, और इस सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल करके छोड़ देगा। जैसे कि ये सेट टाइम रन हुआ है फंक्शन इमीडिएटली यहाँ पे आएगा नीचे और देन के अंदर ये कॉल बैक रजिस्टर होगा, ठीक है। और फिर ये सब रन करेगा और सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होगा हमारा, ठीक है। जैसे भी 2 सेकंड होते हैं यहाँ पे तो ये जो सेट टाइम है तो ये क्या करेगा, इस रिजॉल्व को कॉल करेगा। ये जैसे भी रिजॉल्व कॉल होगा तो प्रॉमिस का जो देन है इसके अंदर जो फंक्शन है फर्स्ट आर्गुमेंट ये रन होगा। जैसे भी ये रन होगा तो मैसेज आएगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में हमने क्या दिया था यहाँ पे फर्स्ट देन मैसेज आएगा। फिर ये एक देन क्या करेगा, दूसरा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये प्रॉमिस जब तक 2 सेकंड हो के ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये दूसरा प्रॉमिस रन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 2 सेकंड का वेट होगा और ये जब रिजॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली देन जो है, देन में की ये जो मेथड है ये कॉल होगी और यहाँ पे रिजॉल्व में जो मैसेज भेजा था वो मैसेज रिजल्ट में आ जाएगा और फिर ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक असिंक्रोनस ऑपरेशन को हमने एग्जीक्यूट किया है और उसके रिजल्ट पे दूसरा असिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है और फाइनली हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि देन चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हम इसको रन करके देखेंगे और जैसे भी रन करेंगे प्रोग्राम सक्सेसफुली फर्स्ट देन एग्जीक्यूट हुआ है और जब तक फर्स्ट देन का जो रिटर्न प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये सेकंड देन आपका रन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रिजॉल्व होने के बाद ही इसका आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका देन चेनिंग रन होता है, ओके। तो देन चेनिंग इस तरह से रन होता है। सो मान लो यहाँ पे हम अगर कैच लिखते हैं, कैच, ठीक है। अब कैच के अंदर क्या हम एरर ट्रैक कर सकते हैं, तो यहाँ पे एरर, हमने यहाँ पे एरर कॉल बैक दिया है, ठीक है। और यहाँ पे console.log में एरर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, सॉरी प्रिंट करेंगे एरर को, ओके। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये कैच मेथड का जो फंक्शन ये किससे कॉल करेगा, पहला प्रॉमिस रिजेक्ट होने के बाद कॉल करेगा या फिर दूसरा प्रॉमिस रिजेक्ट होने के बाद कॉल करेगा। तो चलो लाइव देखते हैं। चलो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉमिस को रिजॉल्व की जगह क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ओके। और फर्स्ट प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, ये फर्स्ट प्रॉमिस है हमारा, इसको अभी क्या किया है, रिजेक्ट किया है। और चलो जैसे भी ये रिजेक्ट करेंगे तो ये देन में की मेथड ये तो रन नहीं होने वाली, तो एक्सपेक्टेशन है ये कैच में ये मेथड रन होना चाहिए, ठीक है। तो रिजेक्ट हुआ मतलब अनएक्सपेक्टेड एरर आ चुका है और रन करेंगे तो प्रोग्राम रन सक्सेसफुली आ चुका है और 2 सेकंड के बाद फर्स्ट प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब ये कि आप जो भी कैच मेथड यूज करते हो देन चेनिंग में, तो पहला प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट होता है, फिर वो रिजेक्ट होने के बाद वो कैच मेथड रन होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले प्रॉमिस को रिजॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि दूसरा प्रॉमिस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे इसको। तो इस बार भी वो कैच मेथड कॉल होता है या नहीं, ये हम देखेंगे यहाँ पे रिजेक्ट, और रिजेक्ट में हम देंगे सेकंड प्रॉमिस रिजेक्टेड, सेकंड प्रॉमिस रिजेक्टेड, ओके। तो जैसे भी हमारा सेकंड प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है तो इस टाइम ये कैच मेथड कॉल होता है या नहीं, आप ये देखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे भी रन करेंगे हम यहाँ पे प्रोग्राम रन सक्सेसफुली और 2 सेकंड के बाद फर्स्ट प्रॉमिस आया है और सेकंड प्रॉमिस रिजेक्टेड। मतलब इसका ये है कि अगर आप कैच लगाते हो देन चेनिंग के अंदर
तो कोई भी प्रॉमिस अगर रिजेक्ट होता है तो कैच ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैच जो है स्पेसिफिक प्रॉमिस के लिए है। देन चेनिंग के अंदर अगर आप कैच इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी प्रॉमिस आपने यूज़ किए हैं देन चेनिंग के लिए, उसमें से किसी भी प्रॉमिस को रिजेक्ट होता है तो वो देन चेनिंग आपका वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देन चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड द हाउ देन चेनिंग इज वर्क। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये देन चेनिंग। सर अगर हम वो पहला पहला जो प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व करके ही रन करें तो क्या आउटपुट आएगा? देखो इसको हम रिजॉल्व करेंगे और बाकी का नहीं करना है, ये कोड या करना है ये बाकी का कोड। का कोड भी देखो इसको हमने उस सेकंड वाला दे। देखो इसको हमने रिजॉल्व करके छोड़ दिया है। तो जैसे भी फर्स्ट वाला रिजॉल्व होगा तो पहला देन रन होगा। ठीक है, ये देन रन होगा आपका। ठीक है, यस। और आपको मीन्स क्या चाहिए एक्चुअली, म्हणजे आपका प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा मुझे एक्सप्लोर कर सकते हो आपका प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपको कौन सा यूज केस चाहिए, सिनेरियो क्या चाहिए, बोलो। हमने जो कैच मेथड यूज की इसमें एरर वाली, हम्म। तो हमने अगर रिजॉल्व करके भी रन किया तो फिर भी एरर आएगा या फिर देन का रिजल्ट ही प्रिंट देखो होगा? मैंने आपको कल प्रॉमिस पढ़ाया है, कल का वीडियो देखो। कैच में सिर्फ रिजेक्ट वाला ही प्रॉमिस कैच होता है। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो देन में का फर्स्ट आर्गुमेंट वाला मेथड रन होता है, कैच नहीं रन होता है कभी। कैच का मतलब यही होता है कि एरर को कैच करने के लिए। तो प्रॉमिस जब रिजेक्ट होता है तो कैच वाला मेथड ही रन होता है ऑलवेज। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है सक्सेसफुल तो कैच कभी नहीं रन होगा, डायरेक्टली देन में जो फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया है कॉल बैक वो कॉल होगा। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, यहाँ पे जैसे भी हम रिजॉल्व करेंगे तो ये प्रॉमिस का देन में का मेथड रन होगा ये। ओके, कैच नहीं रन होगा, क्योंकि कैच तभी रन होगा जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे रिजेक्ट तो नहीं हो रहा है क्योंकि हम रिजेक्ट मेथड कॉल ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये रिजेक्ट कॉल बैक हम तो डायरेक्टली रिजॉल्व कर रहे हैं उसको। तो ये रिजॉल्व करेगा तो देन में का फर्स्ट आर्गुमेंट जो पास किया था, क्योंकि देन में आप दो आर्गुमेंट पास कर सकते हो, एक सक्सेस फंक्शन और एक एरर फंक्शन। तो देन में का फर्स्ट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, सक्सेस होता है। तो रिजॉल्व होता है तो वो प्रॉमिस ऑलवेज सक्सेस वाला फंक्शन कॉल करेगा, सेकंड आर्गुमेंट वाला फंक्शन नहीं कॉल करेगा देन का, या फिर कैच भी नहीं, कैच फंक्शन है वो भी नहीं कॉल करेगा। ठीक है, तो कल का प्रॉपर तरीके से देखो, मैंने कल आपको ये सारे केस लिए हैं। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप वीडियो देखो बार बार, वीडियो के अंदर सब चीज़ें एक्सप्लेन की वाली है बेटर वे से। ठीक, सर आपने वीडियो पोस्ट नहीं किया वो प्रॉमिस वाला सैटरडे को? वीडियो पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब करो चैनल को, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हर वक्त मैं ही आपको वीडियो थोड़ी ना देते बैठूंगा कि ये वीडियो देखो देखो। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वीडियो देखना है तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना है। तो दैट्स योर नीड ना। तो मुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सर आप ये वीडियो हमें पोस्ट करो, तभी आपको ज़रूरत होनी चाहिए ना उसकी। हम लेक्चर तो आपका हो देख सकते हो और देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन मुझसे करोगे कि सर आप वीडियो भी पोस्ट कर दो। सर आपने यूट्यूब पे ही नहीं डाला है, वो मैं बोल नहीं, रही यूट्यूब पे हूँ। है वीडियो, देखो यूट्यूब पे वीडियो है, यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ, वीडियो है यूट्यूब पे। मैंने पोस्ट किया था उसको। है सर, सब्सक्राइब नहीं किया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तुमने? हाँ नहीं, मैंने चैनल सब्सक्राइब किया है। हमारी जो जावास्क्रिप्ट बिगिनर टू मास्टर की जो ये देखो, वीडियोस की प्लेलिस्ट है। ये देखो ये वीडियो है आपका, किधर गया ये प्रॉमिस का कल का। दिस इज़ अ प्रॉमिस वीडियो। और सर क्योंकि मुझे पता है, मैं जैसे भी लेक्चर होता तो ये वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता। ये देखो ये कल का प्रॉमिस का, यही है ना। ओके, तो ये होगा हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये जो नंबर यूजर से लिया है उसको mod 2 करके इवन नंबर है तो उसको परसों का है सर। रिजॉल्व होगा। ये फंक्शन कॉल, हेलो से परसों का है, कल तो कुछ हुआ नहीं था ना। आपका प्रॉमिस का ही चाहिए हाँ ना? हाँ
तो फर्स्ट लेक्चर तो हाँ प्रॉमिस सही है का सर, तो हो हुआ है ना ये फर्स्ट। यस हाँ यस तो यही यही वीडियो आपको देखना था बार बार हो। बार। हम्म। ये कौन है ग्रेडी? हेलो सर, ग्रेट वीडियो। चलो भाई लाइक कर देते हैं कमेंट को। इसका पीडीएफ भी ये कोड भी सेंड किया है ग्रुप पर। कोड भी सेंड किया है। हाँ तो अगर आपको कोड चाहिए तो आप हाँ बोलो मुझे कोड चाहिए। आप कुछ कुछ नहीं करते, लेक्चर अटेंड करके अगर छोड़ दोगे तो फिर वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको क्या रिसोर्स चाहिए। तो आपको वो रिसोर्स आपको कलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसको बार बार देखो वीडियो को, क्योंकि देखो ये जो हमारी प्रीमियम कंटेंट है, हम इस कंटेंट को एक्सपोज इसलिए कर रहे हैं कि हमें आपको जो पॉइंट हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये हायर कंटेंट है एक्चुअली। यहाँ तक कोई पढ़ता नहीं है जावास्क्रिप्ट, इतना चेनिंग देन चेनिंग ये यहाँ पे कोई जाता ही नहीं है पहली बात। तो पहली बात ये है कि हमारा सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन है कि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते कि वी मेकिंग द कैंडिडेट एज अ मास्टर। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन हमें पता है कि बच्चों को इतना ग्रास नहीं होता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका बैकग्राउंड बहुत लो होता है। इवन वो इंजीनियर बन के आए कुछ है, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड बहुत लो होता है उनका। तो हमें पता है कि उनको नहीं समझ में आता है, तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड करके सेशन जो भी लाइव रिकॉर्ड है उसको सेशन करके अपलोड कर रहे हैं, ताकि वो कैंडिडेट भूल भी गया तो बार बार उसको देख के कवर कर सके। बट स्टिल यू गाइज आर नॉट वॉचिंग द वीडियो एंड देन यू आर आस्किंग सर ये नहीं पता है। तो इससे आगे क्या कर सकता है कोई भी? आपको अगर लाइव रिकॉर्डिंग दे दी हमने, तो इसके आगे क्या कर सकता है कोई, बोलो? तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है, ओके। सो राइट नाउ आरती, इज देयर एनीथिंग? कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है? प्लीज लेट मी नो। नो सर। ओके, या गुड। सो अभी ये हो गया हमारा प्रॉमिस चेनिंग, सॉरी देन चेनिंग, इसको देन चेनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये देन चेनिंग है, तो आप इस तरीके से देन को चेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहला प्रॉमिस यूज़ किया है, तो आप इस प्रॉमिस को दूसरे दिन के अंदर भी एक नया प्रॉमिस बना सकते हो। ठीक है, तो पहले का रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, तो आपने इसको रिजॉल्व कर दिया है यहाँ पे इस तरीके से, सेकंड देन प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर से एक नया प्रॉमिस बनाएंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे, और यहाँ में लेंगे थर्ड देन प्रॉमिस रिजॉल्व, थर्ड देन प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है, तो जैसे भी ये प्रॉमिस जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये नीचे वाला देन यहाँ पे और एक देन लिखेंगे हम, ये देन कॉल नहीं होगा आपका। ठीक है, और इसके अंदर पास करना है आपको सक्सेस फंक्शन, जो रिजॉल्व होने के बाद ये फंक्शन आपका रन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे सक्सेस बोल के, या फिर मैसेज कुछ भी, सक्सेस मैसेज यहाँ पे आएगा। तो जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये देन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जैसे भी रिजॉल्व होगा तो ये जो आर्गुमेंट है थर्ड देन प्रॉमिस रिजॉल्व, ये सक्सेस को पास किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैसेज हम सक्सेस को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमारा प्रॉमिस देन चेनिंग रन होता है, वर्क होता है। ठीक है, अगर इंटरव्यू में आपको बोला जाए तो इस तरह के एग्जांपल आप दे सकते हो इसके अंदर। ओके, ये फ्रेशर लेवल पे तो कोई पूछेगा नहीं आपको इसके ऊपर, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी पूछा जाएगा, 10 ईयर एक्सपीरियंस, मोर देन 5, 8, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम फ्रेशर लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोंट नो whether you are fresher or experienced person. They only know that there is a problem and you must have to solve that problem. If you are not able to solve that problem, they don't care about whether you are a fresher or not experienced person, doesn't matter, because the only need is that there is some functionality and you have to develop that functionality. So for that you need whatever thing you have to use, whatever feature you want to use in a JavaScript, you have to use that feature. Okay, so ultimate goal is that to complete the task efficiently, that should work efficiently, it should have the robust, it should have the scalable, means high performance functionality आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सारे फीचर यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स है, ईजी है, ये इसका कोई मैटर है नहीं है, जो चाहिए वो चाहिए, जो सीखना है सीखना ही पड़ेगा आपको, और उसका यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिमाग से वो बात निकाल दो कि मैं फ्रेशर हूँ इसलिए मुझे इतना ही पढ़ना है, या फिर फ्रेशर को नहीं पूछा जाता। योर competition is not related to the examination and just only to select into the interview.
इंटरव्यू सेलेक्ट होना, ये जॉब लेने का ये आपका ध्येय है ही नहीं। आपका उद्देश्य ये है कि आई हैव टू बिकम द कंप्लीट। इफ आई गेट अ जॉब इन एनी कंपनी, सपोज I have the good knowledge, I know each and everything, so definitely we will get success, and main thing that you will survive in the company। आप अच्छी तरह से काम करोगे, जॉब को एंजॉय करोगे, और सेकंड आपकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी। तो ये रूट है इसका। तो सिर्फ इंटरव्यू या एग्जामिनेशन के हिसाब से मत पढ़ो, यू हैव टू बिकम द प्रॉब्लम सॉल्वर इन अ वेब डेवलपमेंट, इसके ऊपर ध्यान दो। डेफिनेटली आप सारे जो माइलस्टोन है सब माइलस्टोन क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसलिए ये जो चेनिंग है इसके ऊपर पूछा भी जा सकता है, लेकिन आपके लेवल पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप स्टिल आपके पास ये नॉलेज है तो दैट विल बी द प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है हमारा इस तरीके से, पहला रिजॉल्व हुआ है, फर्स्ट देन रिजॉल्व हुआ है, यहाँ पे रन हुआ है, फिर सेकंड प्रॉमिस रिटर्न हुआ है। जब तक ये सेकंड प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये सेकंड देन रन नहीं होगा, और जब तक सेकंड देन ने और एक प्रॉमिस रिटर्न किया है, जब तक ये थर्ड प्रॉमिस रन नहीं होता तब तक ये देन नहीं रन होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, और आपका देन चेनिंग वर्क होगा। और यहाँ पे कैच लिखा है, मतलब जितने भी हमने देन के अंदर प्रॉमिस रिटर्न किए इसमें से एक भी नहीं रन होता है, वर्क नहीं होता है, तो यहाँ पे कैच विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो अब इसको रन कर देते हैं, और जैसे भी रन करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, फर्स्ट प्रॉमिस रन। जब तक फर्स्ट प्रॉमिस रन नहीं होता सेकंड प्रॉमिस रन नहीं होगा। जैसे सेकंड प्रॉमिस एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद थर्ड को देन हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से कॉल बैक हेल को रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉमिस देन चेन। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हाउ कैन यू अवॉइड द कॉल बैक हेल, तो आप बोल सकते हो बाय यूजिंग अ देन चेनिंग। और उससे भी बेटर और एक उसका तरीका है, मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज असिंक एंड अवेट, तो जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नोड जेएस पे काम करते हो तो नोड जेएस इज ऑलवेज रिक्वायर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नोड जेएस इसके सिवा काम ही नहीं होता नोड जेएस के अंदर, क्योंकि नोड जेएस के अंदर जो असिंक्रोनस चीज़ें रन होती है तो उनको असिंक्रोनस ऑपरेशन ट्रैक करने के लिए आपको प्रॉमिस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, इसी चीज़ों का। अगर कोई नोड जेएस में काम करता है तो हेवीली वो चीज़ें प्रॉमिस अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है, तो ये वो विनर होता है नोड जेएस के अंदर ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, एपीआई बनाने के लिए, ठीक है। तो नोड जेएस में इसी का ही हेवीली यूज़ होता है। सो इन एंगुलर इसी का यूज़ हेवीली आप कर सकते हो। और वन मोर थिंग कि अभी आपका रेस्ट ऑफ द एंगुलर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एंगुलर जो आपका बैच है 2 बजे स्टार्ट होगा, और एंगुलर पूरा मैं ही आप एंड तक पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। चलेगा? यस, चलेगा सर। मतलब Yes, sir. जितने बाकी टॉपिक्स है वही आप लेने वाले हैं ना? बाकी टॉपिक्स या फिर शुरू से मुझे लगता है कोई कॉन्सेप्ट पता करना है आपको तो सारी चीज़ें लेने वाला हूँ, मैकेनिज्म, इंटरनल वर्किंग, सारे हायर Sure, कंटेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सारे, क्योंकि अभी आपके बैच का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका है। ओके, तो अब ये जो एंगुलर की बैच मेरे हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मास्टर लेवल पे एंगुलर पढ़ाऊँगा, या ऐसा हल्का फील करें मास्टर लेवल पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एक रियल लाइफ कंपनी में किस तरीके से कोडिंग स्टैंडर्ड होता है, टाइप स्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें मैं उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको पता चलेगा कि यार ऐसा भी होता है उसके अंदर, मतलब एक हाई स्टैंडर्ड कोडिंग करेंगे हम, ठीक है। अगर पढ़ना आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम योर ओल्ड ब्रांच फ्रॉम आवर औरंगाबाद, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देम, ओके, नो वरी। तो here and Shweta, I hand over you to the Aurangabad branch, okay. हॅलो सर, ऋषिकेश बोलतोय सर. म्हणजे मला ऍक्च्युली समजलं नाही की लाईक तुम्ही अँग्युलर शिकवणार आहेत, बट म्हणजे लाईक तुम्ही जसं म्हणले की इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ औरंगाबाद ब्रांच, म्हणजे मला नेमकं ते कळालं नाही. एक्चुअली मतलब ये है कि अभी आप औरंगाबाद ब्रांच में जो ट्रेनिंग ले रहे हो ना एंगुलर के, हाँ जी सर. तो अभी कैसा है, ये तो हमारा डिसीजन है कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको उस ब्रांच से पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ऐसा मतलब कोई स्टूडेंट का होता है ना कि एक से एक टीचर से पढ़ना है,
तो यहाँ पे डिसीजन हम लेने से बेटर ये है कि आप कंफर्टेबल हो तो इट्स ओके ना, नो नो वरी, क्योंकि टीचर बदलने से डिस्ट्रैक्शन होता है। एक से एक टीचर से आप में उसकी ट्रिक्स पता होती है, टेक्निक्स पता होती है। अमोल सर इज़ आल्सो एक्सपर्ट पर्सन, वो अभी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो वो भी एंगुलर में बहुत मास्टर है। तो यहाँ पे अब फिलहाल उनको कुछ टाइम नहीं मिल रहा है या फिर वाट एवर जो रीज़न हो गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप ये बैच को कंटिन्यू करो, आप ले लो। तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ, अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर अगर आपको कोई आर्गुमेंट है इसके ऊपर, तो ऐसा कोई नहीं कि मैं उनको बोलूँगा आप कंटिन्यू करो, क्योंकि नहीं 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 सर, वैसा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि लाइक आप कह रहे थे ना कि मतलब आपको अगर मेरे से सीखना है तो आप सीख लीजिए, अदरवाइज अगर आपको औरंगाबाद ब्रांच से मतलब हाँ करना है तो फिर मैं वो समझ नहीं पाया कि लाइक मतलब वो कैसे वर्क हो रहा है, लाइक कंफ्यूजन हो गया था मुझे हाँ कि कैसे वो वर्कआउट होने वाला है। कंफ्यूजन का नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि कल डिस्कशन हुआ मेरा और अमल सर का। तो मैंने उन्होंने बोला अभी जो आपकी दोपहर में क्या चलता है आपका, मैंने बोला अभी 12 बजे बैच होती है एंगुलर की। तो उसने बोला ठीक है, तो अब एक काम करो ना, बोला फिर एंगुलर में यही बच्चे शिफ्ट कर दो तुम्हारे। तो मैंने बोला ठीक है कर देंगे, कि ऐसा तो मेरा बैच चालू है एंगुलर का। तो वो बोले कि फिर दो दो बैच करने से क्या है, अब मैं भी इधर एंगुलर पढ़ा रहा हूँ एक बैच को, आप भी उधर एक बैच को, तो दोनों कंबाइन करो, जो कि टाइम भी बचेगा और उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन हमारा डिसीजन से क्या होता है, डिसीजन तो स्टूडेंट का होना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने आज तक पढ़ाया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो स्टूडेंट मेरे साथ मेरे पास जो पढ़ते थे, तो मेरे सिवा दूसरे टीचर मतलब पढ़ना नहीं चाहते थे। तो हर एक टीचर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको किसी टीचर का समझता है, दूसरा टीचर आया तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यार ये अलग ही हो रहा है, क्योंकि मेथड अलग होती है, टेक्निक्स अलग होती है, ट्रिक्स अलग होती है, तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। Hello, हाँ यस श्वेता। sir. I want to continue with your classes. हेलो, आई एम नॉट गेटिंग Hello. प्रॉपरली, कैन यू स्पीक लाउडली? Yes, sir. हाँ I want to continue with your classes, sir. यस, आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंगुलर का जो एक स्क्रैच से बैच स्टार्ट होने वाला है अमोल सर का, तो उन्होंने बोले कि श्वेता को उस ब्रांच में दे दो, हम उसको उस क्लास में ऐड कर देंगे। Means हाँ I need to join those classes also, sir. आवाज़ नहीं आ रही, हिंदी में बात करो। हाँ बोलो। Hello. मुझे वो क्लासेस में ज्वाइन करने पड़ेंगे क्या? हाँ, क्योंकि अब उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो अब उनका नया फ्रेश बैच चालू हो रहा है एंगुलर का, फ्रेश, तो उसमें से अभी ये बैच में कैसा है, थोड़ा एंगुलर का एक चैप्टर आगे निकल गए किसी के, और मेरा अपना पहला भी आपने ये नहीं किया, मतलब आपका मिस हुआ है ना। तो मैं उनको सोचा कि आपका फ्रेश बैच चालू है, तो आप उस बैच में क्या करो, जब तक कंटिन्यू करो, अगर आपका सिलेबस कवर होता है तो फिर इधर मैं आपको आगे का पढ़ाऊँगा, इस तरीके से। तो अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करना है तो कंटिन्यू करो, लेकिन वहाँ पर भी ज्वाइन करो आप, ठीक है, वहाँ पर भी ज्वाइन करके सीख लो, ठीक है, इस तरीके से। बट आफ्टर ऑल योर डिसीजन विल बी, बिकॉज कैसा है कि मैं जो कि अच्छा फ्लो चल रहा है उसके अंदर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता किसी स्टूडेंट को, अच्छी तरह से पढ़ रहे, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये बैच के झिकझैक के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे खींचना है, नहीं तो काम करो, औरंगाबाद जो ब्रांच है आप वहीं पे करो, प्रॉपर जो चल रहा है आपका, और इधर आपका जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर मला म्हणजे टायमिंग विचारायचं होतं अँगुलरच्या बॅचचा. अब यहाँ पे हमारे यहाँ 2 बजे का बैच है, अभी मैंने कल ही रिवाइज टाइम टेबल पोस्ट किया था कि 2 PM 2 बजे बैच है अपने इधर पुणे ब्रांच का। तो यहाँ पे जो वो चलेगा 2 बजे तो 4 बजे तक चलेगा एंगुलर का यहाँ पे। अब औरंगाबाद का टाइम मुझे नहीं पता है, वो उनके हिसाब से चलाते हैं उनके बैचेस, ऐसा है। नाही म्हणजे तुम्ही But घेणार आहे ना professor, आता आप भी ले रहे ऑनलाईन. हैं. हाँ हाँ Exactly. यस, तुम्ही आता म्हणले ना की तुम्ही अँगुलर आमचं हँडओव्हर करताय, तर म्हणून मी तुमचं टाइम ओके ओके विचारते ओके। की आमचं किती हाँ, वाजता घेणार बस ये डिसाइड करो कि मतलब ये डिसीजन हमने लिया है, आपका कोई इसमें ये नहीं देखा हमने कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपको जो चाहिए ना वो प्रोवाइड करेंगे हम, ओके, क्योंकि
मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है ना, आप पहले से एंगुलर पढ़ रहे हो, आपका बहुत सिलेबस आगे निकल चुका होगा, बहुत सारे चैप्टर हो चुके होंगे, अब उनका मेथड जो है या फिर आप अलाइनमेंट उनके साथ हुई है, तो कभी कभी फिर नया टीचर आके फिर नया कुछ तो भी घुसाड़ देता है, कुछ तो भी नया कर देता है उसके हिसाब से, तो फिर आपके यहाँ अगर कन्फ्यूजन हो तो यार ये तो ऐसा हो रहा है, मतलब वो जमलिंग नहीं होनी चाहिए पहली बात। और हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे टीचर कौन सा भी हो, किसी के भी साथ पढ़ो, लेकिन दे शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरेंस अबाउट द टॉपिक्स, अबाउट द फीचर्स, अबाउट द डेवलपमेंट, मीन्स उनके पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके तो ये क्लैरिटी जो चल रहा है इसको ब्रेक नहीं करना चाहता मैं, तो इसलिए मैंने उसके बोला कि रुको अभी आप डिसीजन मत लो, पहले मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, इफ़ दे आर कंफर्टेबल देन वी हैव टू मूव देम, ओके, इन विच ब्रांच दे वांट टू लर्न। ओके इसलिए मैंने आपको ये बोलना चाहे, बाकी कुछ नहीं है। तो आपका जो ये है वो क्या आपकी राय इम्पोर्टेंट है। हाँ हेलो। इट्स ओके सर, अगर आप भी ले रहे हैं या सर भी ले रहे हैं ना, तो मतलब वो वेवलेंथ इतना डिफरेंस नहीं है आप दोनों के हाँ टीचिंग हाँ में। बस बात वो होता है कि सर का जो हाँ होता है ना, जब एंगुलर सर हाँ पढ़ाते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब हमें बस हेजिटेशन नहीं होता है सर से बार बार एक चीज पूछने का, बस वही बात है कि कैसे कि वो फेमिलियर हो रखे हाँ हाँ थोड़े से हाँ ना। तो बात ये होता है कि हम अगर 4 बार भी सर को पूछ रहे तो फिर हमें ऐसा फील नहीं मतलब होता फील है, नहीं हाँ होता कि हाँ लाइक हम, राइट, वही सीन ओके। है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ मुझे भी बोल सकते हो आप कि 10 बार नहीं 200 बार पूछ सकते हो, ओके, बट जस्ट यस आई सर। एक्सपेक्ट द some things from you that should be the professional, okay, मतलब you are the graduate person, okay, कि आज तक क्या प्रॉब्लम हुई आपकी कि आज तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं है जो आपको डायरेक्टली बात करे, ओके, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि कोई बुरा मानता है या फिर कोई डरता है आपसे, तो उसने आपकी जो भी यस सर। गलती आप कर रहे हो या फिर आज तक जो किया है, किसी ने आपको मुंह पे वो चीज़ें बोली नहीं है। तो मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मैं सामने वाले को वो गलती दिखाता हूँ कि यार ये रॉन्ग है तेरा, उसको मैं बोल देता हूँ, बिकॉज मुझे कोई डर नहीं, चाहे वो एडमिशन छोड़ के चला गया है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज मुझे यही चाहिए कि उसके अंदर कुछ बदलाव चाहिए, ओके। और ये बदलाव तभी पॉसिबल है जब तक उसको उसकी गलती का एहसास नहीं होता है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता नहीं होती है, तब तक वो तो सोचेगा नहीं आगे। बिकॉज मैं आपको हर बार बताता हूँ कि यू आर द ग्रेजुएट, ओके, तो ग्रेजुएट पर्सन होता है तो मतलब ही इज़ अ बैचलर एंड मीन्स ही इज़ रेडी फॉर द जॉब, एंड जॉब अगर करते हो तो देयर इज़ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू परफॉर्म। अगर आप ये गलतियाँ वहाँ पे करते हो तो दैट विल मोस्ट इम्पैक्ट ऑन योर करियर ग्रोथ, ओके। तो इससे बेटर ये कि हमारी गलतियाँ यहाँ पे सुधारे, ये हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गलती सुधार के बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को अडॉप्ट करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है उसको, उसके एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखें और उसके हिसाब से मार्केट में हम एंटर करें। तो दैट इज़ द वे एक्चुअली आपको परफॉर्म करना है। तो इसलिए जस्ट मैं बोल देता हूँ क्लियरली, ओके। इट डज नॉट मीन कि आपको डाउट है और आप मुझसे, आपको कोई डरने की बात है, नो वरी, डाउट है इट्स ओके, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे समझ में आया तब तक हम आगे बढ़ते नहीं, दैट इज़ आवर पॉलिसी। और यहाँ पे हमारा 1-to-1 फोकस होता है स्टूडेंट पे, क्योंकि हम ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेते, बिकॉज हमारा वो यूएसपी ये है कि हम ऐसा भी कौन सा कोर्स लॉन्च करें छोटी फीस रखे और बल्क में एडमिशन लेके चलाए, नहीं, हमारा वो मोटिव है नहीं। हमें 2 ही एडमिशन चाहिए, लेकिन इस तरीके से चाहिए कि बेटर तरीके से, ताकि उनका हम करियर बना सके और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हम अटेंशन प्रोवाइड कर सके। तो बस अल्टीमेटली द मोटिव इज़ व्हाट यू हैव टू द जॉब, ओके। आपको जॉब चाहिए और हम आपको जॉब देने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्टीमेटली इंटरव्यू तो आपको फेस करना है ना, हम तो क्या करेंगे, आपको जॉब के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बट वह चेयर पे तो आपको बैठना है ना। फिर आप वहाँ बैठ के कुछ बोल सकते हो कब, जब आप ये ट्रेनिंग पीरियड में आप एफर्ट देते हो, सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करते हो। यस, जॉब मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है ही नहीं है। लोग बोलते कि इंस्टीट्यूट ने प्लेसमेंट नहीं दिया है, ऐसा होता ही नहीं। अगर इफ़ यू हैव द स्किल देन नोबडी विल स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। सो फर्स्ट इज दैट यू हैव टू गेन द नॉलेज, स्किल, वो आप गेन करो पहले, आपका डेटाबेस बढ़ाओ, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए, और जितना डेटा आपके पास हो उतना लॉजिक आपका चलेगा,
और जितना लॉजिक चलेगा उतना आपका अपॉर्चुनिटी में मिलेगी, आपको ग्रोथ होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है ना। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को स्ट्रिक्टनेस करता हूँ कि, और मेरे को ऐसे गार्बेज स्टूडेंट नहीं चाहिए, मतलब कचरा अनवांटेड गार्बेज नहीं चाहिए हमें, जो कि सिर्फ ज्वाइन होता है कुछ करता नहीं है, ज्वाइन होके छोड़ देता है, तो कोई मतलब नहीं इस तरीके की कैटेगरी को संभालना। ओके, दैट्स वाई आई डोंट वांट दैट थिंग एंड आई एम स्ट्रिक्टली टोल्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द औरंगाबाद ब्रांच कि डायरेक्टली बोल दिया मैंने कि आई विल नॉट एंटरटेन दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। अगर आपको कुछ करने का है ही नहीं है तो हम आपके लिए एफर्ट देते रहना ये तो मीनिंगलेस है ना। ओके, तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हो रही है, और मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से होना चाहिए सारी चीज़ें, और यूर कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन यूर एंड इंटरेक्शन इज आल्सो मैटर। ओके, तो इसलिए ये सोचा था उन्होंने, अमोल सर ने, कि मुझे आप ऐसा कर सकते हैं अपन, तो उन्होंने बोला था आज से ले लो। मैंने बोला रुको, मैं पहले डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट से, अगर इफ़ दे आर कंफर्टेबल, नहीं तो फिर वो बोले ठीक है पूछो, अगर वो है रेडी तो कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू कर लूँगा औरंगाबाद की ब्रांच से। तो दैट्स फाइन, ऐसा करें। यस सर। सो बेसिकली देखा जाए सर, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, लाइक हम अगर आपसे सीख रहे हैं तो हमें मतलब लाइक इट्स लाइक टू वे थिंग फॉर अस, लाइक हम आपसे सीख रहे हैं और हमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम अमल सर से भी पूछ सकते हैं, तो हमारे लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एडवांटेज भी हो सकता हाँ है। यस डेफिनेटली, मतलब इस बात पे भी डिपेंड हुआ है। तो हमने एक प्लान बनाया है कि मैं बोला कि बच्चों को इनको एंगुलर का पढ़ाएंगे, नहीं तो मतलब एक डिसीजन हुआ था कल इस तरीके से, बट वो पहले डिफेंड वो बोले कि उनसे ये कर लो, उनसे डिसाइड कर लो और फिर बाद में अपन ये कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पे भी जो बच्चे हैं जैसे मुकेश है, शुभम है और श्वेता है, ओके, तो दे आल्सो वांट टू द बिल्ड, एक्चुअली उनको भी अब मास्टर बनना है एंगुलर में, तो वो जल्दी नहीं कर रहे जॉब के लिए। उनका बहुत स्किल उनको मिला है, टाइपस्क्रिप्ट का मिला है, एंगुलर का जावास्क्रिप्ट का मिला है, एंगुलर का भी जितना टॉपिक हुआ है वो परफेक्ट वैसे कंप्लीट हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर नॉट रेडी टू अप्लाई फॉर द जॉब, बिकॉज उनको कहीं तो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पार्टिसिपेशन करोगे, काम करोगे, असाइनमेंट सॉल्व करोगे, प्रोग्राम दिए वाले कंप्लीट करोगे, तो इससे आपको एक आत्मविश्वास बिल्ड होता है कंपटीशन की, यस आई एम एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में मार्क्स ले रहे हो आप, अच्छे मार्क्स मिले तो यस मैं क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें। तो अभी वो उनका ऐसा, हमारे ब्रांच में ऐसा कुछ नहीं कि हमें सर जल्दी जॉब चाहिए, मतलब उनका ऐसा है कि सर आप में परफेक्ट पढ़ना है, सारी चीज़ें परफेक्ट पढ़नी है, और उसके बाद हम परफेक्ट तरीके से जाएंगे और जॉब को एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे ब्रांच के जो स्टूडेंट है सब यही माइंडसेट से है अभी, कि शुरू में आए थे वो, तो शुरू में उनका यही था सर हमें जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। जब रियलिटी पता चली जॉब चाहिए मतलब क्या चाहिए, वहाँ करना क्या है, और उनको वो रियलिटी दिखाई कि आपका बेस क्या है, आपको क्या आता है, और आपने जो आज तक क्या किया है उसके हिसाब से ये किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। जब वो सारी चीज़ें पता चली, अभी सब स्टूडेंट भी दिए जा रहे वेरी हैप्पी, एंड उनको पता चला कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। ओके, बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप 5% लोगों के अंदर आते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूज है, आपका टास्क बहुत मैटर करता है एक सोसाइटी के लिए, और कंपनी लाखों में सैलरी इसलिए देती कि बिकॉज दीज आर द नॉट अ गाजर का हलवा पहली बात, ऐसा नहीं कि आया और गाजर का हलवा बना दिया किसी, नॉट, ये इंजीनियरिंग डोमेन है। यहाँ पे जो भी चीज़ आप प्रोजेक्ट बनते हैं वो इंजीनियरिंग के हिसाब से बनते हैं, और थिंक अबाउट दैट, जहाँ पर इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे तो प्रोफेशनल एजुकेशन आता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके, बट इंजीनियरिंग के लिए आपको वही प्रोफेशनल चाहिए, वो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक लाइन भी लिखा है कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मैन्युफैक्चर, इट्स इंजीनियर। ओके, सो दैट्स वाई आपको उसका जो इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत मैटर करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेटली किसी ने हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं या फिर बताई नहीं है, तो हमें सिर्फ ऐसे लगता है कि चलो थोड़ा सा कोर्स कर लेंगे 2-3 महीने का,
मेरा BE हुआ है, आई एम ग्रेजुएट पर्सन, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है और हम कोर्स कर लेंगे कौन सा भी और 2-3 महीने में प्लेस हो जाएंगे और काम करेंगे। दीज आर द मिथ एक्चुअली, देयर इज अ मिथ एंड रियलिटी, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। तो मिथ यही है कि मैं 3-4 महीने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मेरे पास डिग्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, रियलिटी दैट है कि आप जो डायरेक्ट कोर्स करना चाहते हो, आपका जॉब डिपेंड होता है आपके कोर्स के कंटेंट पे। आपको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं कंटेंट पे, आप उस टेक्नोलॉजी में कितना आपने कौन सी चीज़ें सीखी है और उसका एक्सपीरियंस क्या है, और आपका बेस है आपके पास ना वोकैबुलरी। अगर आपको मैं कोई पैराग्राफ दे दूँ पढ़ो और इसके हिसाब से क्या बोल रहा है वो समझो, नहीं आपको समझ में आएगा। मतलब फिर 4 साल क्या किया आपने इंजीनियरिंग में? आप बोलते हो आई एम ए डिग्री होल्डर, बट आपको तो कोई एक पैराग्राफ नोट्स पढ़ते हो तो उससे पता भी नहीं चलता कि वो कहना क्या चाहता है। जब तक कोई आपको खुद आके नहीं पढ़ाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर आप इंजीनियर हो के क्या मतलब है इस चीज़ का? तो ये सारी चीज़ें होती है, ओके। और इससे आपको प्रोग्रेस करना है, सुधरना है और एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जो कि कैपेबल होगा किसी भी सिचुएशन में, प्रेशर को हैंडल कर सके, काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, और जो चीज़ उसको नहीं आती है उसके बारे में स्टडी रिसर्च करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। यही स्किल आपको डेवलप करना है। फिर देखो ये AI भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उल्टा AI जो है आपके लिए एक बेस्ट टूल बन चुका है ताकि उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस्तेमाल करके आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने काम के अंदर सुपीरियरिटी ला सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो आप खुद की, और आपका काम बेहतर तरीके से कर सकते हो। और AI से काम आप सॉल्यूशन लेते हो, मतलब यू हैव गेनिंग द लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कि आपको किसी दूसरे से काम करवाने की आदत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान हो। आप AI से काम करवा रहे हो मतलब आप किसी दूसरे पर्सन से काम करवा के ले रहे हो, और दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ स्किल इज रिक्वायर इन IT कंपनी। जो लीड और बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे जिस आदमी परफेक्ट होगा उसी को वहाँ पे बिठा के उससे काम करवा के लेते हैं, और दैट्स ओनली स्किल। और इन्हीं लोगों को बहुत सारा सैलरी होता है, ओके। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ सेशन, लाइक जो हमने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का सेशन स्टार्ट किया है, दैट्स वेरी मैटर। सेकंड, अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत कुछ चल रहा है अच्छी तरीके से, सिलेबस वगैरह, तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे से हमने डिज़ाइन की, और ऐसा नहीं कि ऐसे हम आ गए और इसमें काम कर रहे। वी हैव डिड वर्क, हमने उस चीज़ें कर ली है। जैसे सचिन तेंदुलकर कोच बैट्समैन की क्रिकेट की ट्रेनिंग देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आया दे रहा है, उसने ऑलरेडी खेला है, उसको पता है, एक्सपीरियंस है उसको, फिर जाके वो लोगों को शेयर कर रहा है। तो हमारा भी सेम यही है, मुझे एक्सपीरियंस है, अमूल सर को एक्सपीरियंस है, और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन है। हम सब एक कैटेगरी के लोग हैं, हम सारे, हमें वो सारी चीज़ें पता है, हमने उसके अंदर काम किया है, और हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या फॉलो किया जाता है, करियर क्यों नहीं हो रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये ब्लेम करते मत बैठो, डू द राइट थिंग एट अ राइट टाइम एंड राइट मोमेंट, डेफिनेटली आपको जॉब तो मिल जाए। जॉब मीन्स बहुत, मैं तो बोलता हूँ कि जॉब मीन्स इज वेरी वेरी स्मॉल थिंग एक्चुअली। जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो, पीने के नहीं, आग बुझाने के तो लायक होता ही है। तो वैसे आप कितने भी, आप कुछ भी आपको नहीं आता, लेकिन आप किसी न किसी के काम के हो, कोई ना कोई आपको काम देने वाला है। तो इसका टेंशन मत लो। टेंशन सिर्फ इसका है कि हमें कोई भी काम नहीं करना है, हमें हमारे प्रोफेशन में इस तरीके से काम करना है ताकि हमारे काम की वैल्यू जो है वो सोसाइटी के लिए मैटर करे। हमारा काम का जो कंट्रीब्यूशन है उससे हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि ओवरऑल सोसाइटी की ग्रोथ हो जाए, हमारी हो जाए, और अल्टीमेटली देश की हो जाए। और अल्टीमेटली जहाँ पर भी हमारा काम होगा वहाँ पे काम अच्छी तरह से होगा, ताकि उस काम का रिफ्लेक्शन सब जगह पे होता है। आपको पता नहीं है, क्योंकि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम करोगे आपको पता नहीं उसके ऊपर कितने सारे लोग उस प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाले। आपने एक फंक्शनलिटी बनाई है, जैसे फाइल अपलोड, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपको पता नहीं कि कितने लोग उसके ऊपर फाइल अपलोड करेंगे, तो वो तो आपका ही कंट्रीब्यूशन है ना। वो फाइल अपलोड कर रहे हैं, उस फंक्शनलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली यू आर द मतलब क्रेडिटेबल पर्सन है, वो क्रेडिट आपको जाता है।
ठीक है। तो ये अगर आपने इस चीज़ को अगर सीरियसली लिया है तो डेफिनेटली आप सबसे पहले आप जिस क्षेत्र में काम करते हो ना वहाँ पे उसको समझो पहले। ऐसे भी किसी भी डोमेन में चले गए काम करने के लिए नॉट, पहले आप जहाँ काम करना चाहते हो पहले उसको समझो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, आपका रोल क्या होगा, आपको करना क्या है। इस हिसाब से फिर आप टारगेट सेट कर सकते हो और फिर उस टारगेट को अचीव करो। दैट्स इट, फाइन। जॉब तो मिल ही जाएगी, क्योंकि जो अब हमारा मोटिव क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सको जावास्क्रिप्ट में, वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छी पढ़ ली तो इंटरव्यू में क्या पूछेगा, पूछ के बोलेगा बताओ देन चेनिंग कैसे वर्क होता है, ये तो पता है हमें, देन प्रॉमिस क्या है पता है हमें, तो अल्टीमेटली आप तो पास ही हो गए ना इंटरव्यू में। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो फिर क्या करना, डिसीजन बोलो। मतलब यस, संदीप ने बात कर रहा है। ऋषिकेश, गाइज कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोग मतलब क्यों बात नहीं कर रहे हो एक्चुअली। संदीप, आर यू देयर? 1 minute, sir. संदीप? Okay. Hello, sir. Can you switch on your camera? Are you in a situation to switch on a camera? Yes. Okay. Sandeep here. Okay. Rushikesh, where are you? Yes, sir. Just a second, sir. Okay. Aarti comes up. Okay. Shubham? Shweta, Shubham? Yeah. Yes, Switch on your camera. And now, Shweta, one more thing. I recommend you, अगर आपका कोई रिसोर्स काम नहीं करता है तो आपकी जो इक्विपमेंट्स है इक्विपमेंट्स को रेडी करो। ओके, अगर माइक नहीं काम कर रहा है तो अमेजोन से परचेस करो, 1000-1500 में माइक आ जाएगा, अच्छा हेडफोन आ जाएगा, बट वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कोई काम करना चाहते हैं तो सिर्फ काम करना या स्किल होना काफ़ी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज इक्विपमेंट चाहिए, तभी हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास नॉलेज है और हम नॉलेज के ऊपर सारी चीज़ें नहीं कर सकते, हमें वो रिसोर्स भी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हमारी जो नॉलेज है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप जो भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको अभी जो टारगेट अचीव करना है, वो टारगेट अचीव करने के लिए आपको जो भी चीज़ रिक्वायर है उसको पहले फुलफिल करो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, क्या चाहे वो कैमराज हो, माइक हो, या फिर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर, वो चीज़ रेडी रखो, बिकॉज दैट्स अ मैटर, क्योंकि उसके ऊपर आप करियर को बनाओगे और पैसा कमाओगे, तो वो आपके लिए वेस्टेज नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। श्वेता का प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, सर माइक नहीं चल रहा है, लैपटॉप नहीं चल रहा है, कैमरा नहीं चल रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, तो यार इतना देर क्यों वेटिंग कर रहे हो, जाओ परचेस करो कोई, क्योंकि ऐसे भी हम बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हैं किसी अदर चीज़ों के ऊपर। कोई फंक्शन आता है तो अनवांटेड शॉपिंग कर देते हैं, कुछ चीज़ें आती है तो खर्चा कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा करो, नो वरी, लेकिन ये आपके लिए करियर के लिए बहुत मैटर करेगा ये सारी चीज़ें। जब तक आप इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, और जब आप समझोगे तब टाइम निकल चुका होगा। और जो भी चीज़ होती है, जैसे आप और मैं कांटेक्ट में हो तो कोई तो भी है आपको बताने वाला, जब कांटेक्ट खत्म होता है तो आदमी फिर समझ नहीं आता क्या करे। ओके, और जब तक पढ़ाई एक ऐसा एक मैजिक है, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं क्या चल रहा है। ओके, तब आप बहुत चिल्ड होते हो, क्या है पढ़ाई चल रही पढ़ाई, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट थिंग फिर सब लोग आके पीछे पड़ते, क्या हुआ, ऐसा बंदा पुणे में था, एजुकेशन हुआ, अब नौकरी क्यों नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन होता है बाद में। ओके, तो बेटर है कि एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन में जाने से पहले ये है कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, रिसोर्स है, इक्विपमेंट है, और इंटरनेट हमारे पास है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इट मीन्स व्हाट, पूरा वर्ल्ड हमारे पास है। आप एक रूम में बैठ के भी दुनिया हिला सकते हो। ओके, बिकॉज द पावर ऑफ द इंटरनेट। तो इस चीज़ को समझो, अपना जो प्रोफेशन है उसके समझो, थिंक अबाउट दैट, और इस छोटी मोटी चीज़ें से में इन्वॉल्व मत हो रहो, अपना ड्रीम हाई रखो और हाई ड्रीम के हिसाब से उसको अचीव करो। और देखो एक चीज़ है कि डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ होता नहीं, आपको नहीं आता है इट मीन्स वो डिफ़िकल्ट है, आपको आता है मीन्स वो ईजी है। ओके, तो डिफ़िकल्ट
ऐसा कुछ नहीं होता है। और वन मोर थिंग कि 99% लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द फियर, डर के मारे वो कर नहीं पा रहे। तो डर को हटाओ अपने लाइफ से, कि वही एक चीज़ आपको रोक रही है आगे जाने से। ओके, और वो एक चीज़ ऐसी कि दैट इज़ अ वर्चुअल थिंग है जो कि एग्जिस्ट करती नहीं है। दीज आर द जस्ट कि समथिंग हैपन होने से पहले उसके बारे में हम निगेटिव थॉट करते, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिचुएशन बनती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डर। तो ये डर को निकालने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, यू हैव टू परफॉर्म द एक्शन। ओके, आपको इंटरव्यू देने से डर लगता है, डरो मत, एक्शन करो, दे दो इंटरव्यू। कोई भी कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए डर लगता है, बात करने से डर लगता है, डरो मत, करो बात। जब तक आप ये इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो आपको रोकने वाली एक ही चीज़ है, वो डर है। और डर के मारे आपने 99% डर के मारे जो ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ओके, तो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी गलती मैंने कॉलेज में की थी, अमल सर को भी पता है बिकॉज वी आर अ क्लासमेट। एंड MIT में हमारा एजुकेशन हुआ है, अमल सर मैं क्लासमेट हूँ और वो दोनों ही MCA में साथ थे। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी US से, जहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लोग थे वहाँ पे, और मेरा डेटाबेस का स्किल देके उन्होंने मुझे US के प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट किया था। तो फ्लाइट थी, बुलाया था उनके साथ जाने के लिए, काम करने के लिए, और मैं डर के मारे गया ही नहीं। तो आज मुझे वो चीज़ अभी भी लगती कि यार काश अगर उस दिन मैं हिम्मत करता, जुटा पाता, तो शायद आज कुछ और होता। तो चीज़ें ऐसी होती है, तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें सीखी, और जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करता हूँ किसी और के साथ। और सिर्फ फिलोसॉफी नहीं बोलता हूँ, वो करके दिखाता हूँ भी है, एप्लीकेशन के थ्रू करके दिखाता हूँ भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिलोसॉफी बोल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते जस्ट फिलोसॉफी बोलते हैं और कुछ कोडिंग का काम आया तो नहीं कर पाते, बट वी आर परफेक्ट। ओके, परफेक्ट मीन्स बहुत परफेक्ट यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से पैशनेट है, परफेक्शन है, क्योंकि ये रखने के लिए बहुत बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। जब आप IT कंपनी में जाते हो और इस तरीके की कुछ चीज़ें टट्टू बिट्टू बना के जाते हो, तो ये बनाने का कोई भी बना सकते, लेकिन इसको प्रूव करना है तो आपको फिर वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बट स्टिल आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे कोई डर नहीं है, चलो चाहे कोई भी आ जाए। ओके, बट इट इज़ नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, मीन्स मुझे सिर्फ इतना पता है कि नो बडी इज़ परफेक्ट, बट जितना मुझे आता है वो परफेक्ट आता है। यस, परफेक्शन। और पार्शियल नॉलेज बिलीव मत करो इसके ऊपर। टाइम ले लो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी नहीं, हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। कोई नहीं होता है, बहुत आसान तरीके की चीज़ है। मैंने बहुत सारे MIT के कॉलेज में, मैं जब पढ़ाई कॉलेज लाइफ में था तब मैं BTech के बच्चों को पढ़ाता था प्रोग्रामिंग कॉलेज लाइफ में, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट पढ़ता था, लेकिन मैं बच्चों को उसके आगे के सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी, जस्ट फियर है, उसको बाहर निकालो, खुद को कम समझना छोड़ दो, अच्छी तरीके से एक रूल सेट करो अपने लाइफ में, और कुछ अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। और आपके साथ जो नेटवर्क जुड़ता है, लोग जुड़े हैं, उनके साथ जुड़े रहो, अपनी प्रोफेशन के लोगों के साथ जुड़े रहो। और ऐसा नहीं कि जस्ट पढ़ाई करो, चिल करो, एंजॉय भी करो, ऐसा नहीं, लेकिन उसको एंजॉय में पढ़ाई करो, है ना। वो बोलते नहीं कि मैं पढ़ाई करते करते TV देखूँ तो मम्मी मारती है, लेकिन मैं TV देखते देखते पढ़ाई करूँ तो बहुत खुश होती है। ओके, तो कुछ नहीं, इट्स अ गेम ऑफ माइंड का गेम है खाली, बाकी कुछ नहीं है। हमारा माइंड अलग अलग हर एक मोमेंट को, हर एक टाइम ऑफ मोमेंट को क्या करता है, स्टेट बदलती है हमारे माइंड की। और जैसे भी स्टेट बदल गई कि हमारा मूड ऑफ होता है, मूड बदलता है। तो लाइफ में ये मूड नाम की चीज़ हटा दो, ये मूड बीड कुछ नहीं होता, ये हमारी अंधश्रद्धा है, क्योंकि मूड नहीं है, क्या होता है, आपको करना है। इन्वायरमेंट नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं आपको इन्वायरमेंट की, वो आपके मतलब वो मिसकंसेप्शन है जो आपको रोक रहे चीज़ करने से। इन्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, अकेले में पढ़ाई नहीं होती। क्यों भाई, आपको चेयर गर्ल चाहिए डांस करने के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं होता, अकेला बिकेला कुछ नहीं होता यार, करना है, काम करना है, दैट्स इट। तो ये जो होते हैं ना, ये कुछ हमारे माइंड के जो मिसकंसेप्शन होते हैं, ये हमें बार बार रोकते हैं कुछ चीज़ करने से। और सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर अगर आप विजय पाते हो, क्योंकि सिर्फ मैं ये करना चाहता हूँ खुद करते, लेकिन
ऐसी कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन हमारे अंदर आती है कि हम वो करने से रोकता है हमें। ओके, और आपने 99% लोग खुद से फाइट कर रहे हैं इस दुनिया में, वो खुद से फाइट कर रहे, खुद से बाहर नहीं निकल पा रहे, और परिणाम यही हो रहा है कि उनको सब कुछ आता है लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे, और इसकी वजह से वो डाउन चले जा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन या एजुकेशन पढ़ रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों पे काम करोगे, वो आपको करना है, डेफिनेटली यू विल बी द सक्सेस। प्रोग्रामिंग कोडिंग कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं सर मेरा लॉजिक नहीं इम्प्रूव हो रहा है। देखो, लॉजिक तभी एग्जिस्ट करता है जब डेटा हो, अगर डेटा ही नहीं तो लॉजिक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है। ओके, अगर आप ह्यूमन हो और आपका हर्ट है, अगर आप ह्यूमन नहीं हो तो हर्ट का कोई मैटर ही नहीं होता है, आप है इसलिए हर्ट है। उसी तरीके से लॉजिक कब एग्जिस्ट करता है, अगर आपके पास डेटा है तभी लॉजिक काम करता है। जैसे अभी चैट जीपीटी कुछ भी देता है, क्यों? उसके पास डेटा है, अगर डेटा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता हो। ठीक है, तो सेम अगर आपको लॉजिक बढ़ाना है तो यू हैव टू इम्प्रूव योर डेटा। आपके पास डेटा इम्प्रूव करो, खुद के अंदर चीज़ों पढ़ो, सीखो। जितना डेटा आपके अंदर आएगा उतना आपका लॉजिक चलेगा, उतना आप कुछ कर पाओगे। गेन करो, उसके लिए रीडिंग करो, बुक्स रीड करो, उससे आपको समझने की पावर आ जाएगी, वोकेबलरी समझेगी, द स्ट्रक्चर ऑफ मतलब कन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर पता चलेगा, फिर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। तो रीडिंग इज वेरी वेरी पावरफुल टूल, उसको अडॉप्ट करो। राइटिंग करो, उतना राइटिंग नहीं किया तो भी चलता, लेकिन रीडिंग इज मस्ट, लिसनिंग इज अ मस्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये आपको बहुत मदद करती है सीखने में। आप 10 घंटा काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सर मैं 10 घंटा पढ़ाई करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम यही है कि उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास है ही नहीं है। तो 10 घंटा बैठ के कोई मतलब नहीं, आप 2 घंटा ही बैठे तो भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन सपोर्टिव चीज़ें जो होती है, हमने वो सपोर्टिव चीज़ों को क्या किया है, अडॉप्ट नहीं किया है, उसके ऊपर राइड नहीं किया है हमने। जस्ट हमारा एक ही मतलब है, मुझे ये हो नहीं हो रहा है तो हम कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करना छोड़ दो, क्या हो रहा है, 2 चीज़ होती है, फिजिकल और लॉजिकल चीज़ होती है। फिजिकल चीज़ के लिए अपना जो ब्रेन है उसके लिए कुछ जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो हमारा ब्रेन अच्छा काम करता है, ब्लड फ्लो। तो ऑक्सीजन बढ़ाने का हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर हार्डवेयर अच्छा है तो सॉफ्टवेयर काम करेगा। मेरा सॉफ्टवेयर बहुत एक्सेलेंट है लेकिन मेरा मेमोरी बहुत कम है तो सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। ओके, तो आपको हार्डवेयर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, उसके बाद अपने ब्लड में वाटर का प्रमाण ज़्यादा करना होता है, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी पानी से मिलती है। तो जैसे ही पढ़ाई करोगे थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाओ। इसका इम्पैक्ट आपको सडनली नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरनली कुछ ना कुछ हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे आपका माइंड को शार्पनेस आ रहा है। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन इसका रिजल्ट दूसरे को दिखेगा, यार इसको इतना जल्दी कैसे समझ में आ रहा है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने मेरे लाइफ में किया है सब कुछ, मैं बहुत पैशनेट था आप कॉलेज लाइफ में, तो मैंने सब कुछ किया है ये। ओके, तो आपका जो ब्रेन है, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है, जो अनुलोम विलोम जैसी, तो वो इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सुबह उठने की आदत रखो, खुद का जो फिजिकल अपना जो हार्डवेयर है, अपना जो शरीर है उसको अच्छी तरह से ढंग से रखो, ताकि आप आलस ना आ सके, आपको नींद ना आ सके। ओके, नींद आई तो सब खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। नींद आई तो सब खत्म, पढ़ाई गई, सब 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 खत्म। तो नींद ना आए, आलस ना आए तो आपको वर्कआउट करना है, ब्रेन को शार्प रखना है। अगर पॉसिबल है तो दिमाग का थोड़ा न्यूट्रिशन चालू रखो, जैसे दिमाग के लिए कुछ बादाम रात को भिगो के खा लो, क्योंकि आपका अगर न्यूरॉन ज़्यादा कनेक्ट हो गए तो आपको और मदद होगी। ओके, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो नहीं चलेगा, उसको सपोर्टिव न्यूट्रिशन भी चाहिए, तब जाके जैसे हमारा जो पेड़ होता है उसको जैसे खाद डालते हैं ना हम, तब वो ज़्यादा ग्रो करता है। तो वो भी चीज़ आपको करनी है। रही बात ये हो गया फिजिकल। लॉजिकल बात ये है कि लॉजिकल जो चीज़ें जैसे डर क्या होता है, फियर होता है, उसके बाद निगेटिव थिंक करते, या फिर मेरा मूड ही नहीं है आज, या फिर आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, एक दूसरे कुछ इंसिडेंट हुआ है उससे आज मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, अकेला ही हूँ, या फिर मुझे लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है। ये तो सबसे फुलिश लोग
जो बोलते हैं कि सिर्फ मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ सकता हूँ, किसी को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अब मेरे को तो डीजे लगाओ तुम भाई, मैं डीजे के सामने पढ़ाई करता हूँ, डीजे के सामने भी सोता हूँ। आई डोंट, क्योंकि मैंने खुद को बिल्डअप किया है, उस तरीके से मैंने खुद को बनाया है। ओके, तो एडॉप्टेबिलिटी इसी को बोलते हैं एडॉप्शन। एनी कंडीशन, एनी सर्कमस्टेंस, यू अडॉप्ट द सराउंडिंग थिंग विद इन यू, ये भी एक स्किल होता है। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई मैंने की है, डीजे लगा के पढ़ाई की है, नो वरी, कान में हेडफोन लगा के गाने सुन के सबके सामने लोग गर्दा करते। तो ये जो चीज़ें होती है इससे बाहर निकलो, कुछ नहीं होता है, करना है आपको, करना है। और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है इसलिए है कि आपको नहीं आती, इसलिए डिफ़िकल्ट है। आपको आती है तो ईजी है, डिफ़िकल्ट ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं है। आपको नहीं आता है इसलिए वो डिफ़िकल्ट माना जाता है, अगर आपको आता है तो वो डिफ़िकल्ट कभी नहीं होता है। ओके, और सेकंड चीज़ ये कि आपके अंदर बहुत स्किल है। ओके, आप बहुत टैलेंटेड हो पर आप कुछ नहीं करते हो तो वो टैलेंट वेस्ट है। क्योंकि होशियार और जो भी डल कौन होता है, डल मतलब क्या है, वो कुछ करता नहीं इसलिए डल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल है उसके अंदर, लेकिन वो कुछ करता नहीं है इसलिए क्या है, वो पीछे है, उसको कुछ नहीं आता। ओके, तो खुद को एक्सप्लोर करो, अपना पोटेंशियल दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पे बैठ के काम करना सीखो। और उसकी बेस्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ जो मैंने मेरे लाइफ में फॉलो की थी कि 50 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट उठना है, कुछ भी एक्टिविटी करना है अदर देन पढ़ाई, गाना सुनो, खाना खाओ या थोड़ा चक्कर मार के आओ। 10 मिनट मीन्स एक 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर 50 मिनट बैठो पढ़ाई को, फिर 10 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 50 मिनट बैठो ट्रेन। देखो आई एम श्योर आप 15 या 20 घंटे भी कंटिन्यू बैठ सकते हो, कंटिन्यू, आपको कुछ थकान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। यू कैन डू इट थिंग्स कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये कुछ हैक्स होते हैं जो पढ़ाई के लिए भी हैक्स होते हैं। तो सबसे पहला 2 चीज़ें, और माइंड हेल्थ शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हमारे ब्रेन की जो फिजिकल हेल्थ है, हार्डवेयर जो है हमारा, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जाके आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। ओके, क्योंकि आईटी में काम करते तो ये प्रेशराइज काम माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा हमारा ब्रेन वर्क होता है, मेंटल वर्क होता है। यहाँ पे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होती नहीं, बैठ के खाली हमें सोचना है। और ऐसी चीज़ है कि जो हवा में ही चल रही है, ना उसका एग्जिस्टेंस है, ना हम उसको देख सकते खोल के क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। हवा में ही सोच सकते कि लूप कितनी बार घुमाए, कंडीशन क्या हुई है, मतलब सोचो कि कितना हमें ब्रेन वर्क करना पड़ रहा है। तो ये ब्रेन वर्क जो कर रहे हो ना आप, तो मतलब यू गेटिंग सो मच इंटेलिजेंट, और आपका ब्रेन अदर कॉमन पर्सन से जो प्रोग्रामर है ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि यू हैव द हैबिट टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटीज़। आप कोई प्रोग्राम करते हो यूपीएल्स का, आप वैलिडेशन करते हो, तो आप क्या करते हो, पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हो कि यूज़र कितनी तरीके से गलत डेटा एंटर कर सकता है, उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल लगाते हो। ऐसा हुआ तो मैं मैसेज दूंगा, जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा है, हम पैटर्न बनाएंगे खुद तरीके से। तो ये चीज़ सिर्फ ना ही प्रोग्रामिंग या प्रोफेशन में आईटी के होती है, ये चीज़ हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे थ्रू आउट लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए भी कर सकते हो। तो इससे ऐसा नहीं कि खाली आपका एजुकेशन जो हो रहा है उसी को अंदर आप कर पा रहे हो, नहीं, ये आप अपने रियल लाइफ में भी कर सकते हो। अगर ये स्किल आपके अंदर आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको बेहतर तरीके से समझ चुका है, तो अगर आप किसी सिचुएशन में हो या फिर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो देखो आप में बहुत उस तरीके से आप डिसीजन ले पाते हो जैसे आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें होती है बहुत सारी। तो और आपका वही ड्रॉबैक है कि आज तक आपने किसी ने आपको आपकी गलती नहीं बोल दी होंगी शायद, या फिर आपको बोलते वक्त कोई किसी को डर लगता होगा, यार इसको बोलूँ तो यार खामखा घर पे झगड़े लाएगा। छोटे बच्चे थे ना, हम बचपन में थे तो कुछ झगड़े हुए तो बोलता था रुक मेरे मम्मी को लेके आता तेरे घर, अब तेरे घर झगड़े ही लाता मैं, तो उसको फिर नहीं यार चॉकलेट मत ला, मेरी मम्मी के सामने मत बोल। तो आपका जो एटीट्यूड है ना, उस एटीट्यूड का इम्पैक्ट है कि लोग आपको आपके बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड वैसा है, डरते हैं आपसे। ओके, इसलिए उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट भी ये हो रहा है कि अगर कोई आपका ड्रॉबैक नहीं बता पा रहा है, इट मीन्स देयर इज अ नो चांस टू इम्प्रूव यू, बिकॉज आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपका किस तरीके से चल रहा है, लोगों के साथ इम्पैक्ट क्या है।
तो जो लोग आपकी गलतियां निकालते हैं, ओके, उन गलतियों को अप्रिशिएट करो, उस गलतियों पे वर्कआउट करो, ओके। और सबसे पहले ये कि ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा, ओके, ऐसा नहीं है। जो गलती निकाल रहा है वो सच में वैलिड है या नहीं है वो भी एक समझना ज़रूरी है, ओके। तो गलतियाँ यही है आपकी कि आपने जो थ्रू आउट इंजीनियरिंग या वॉट एवर डिग्री ली है, वो डिग्री आपका कोई फेक डिग्री से कम नहीं है, पहली बात, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। किया है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए किया है, एग्ज़ाम पास हो चुके होंगे, जैसे मुझे पता नहीं चिट किया है या प्रॉपर तरीके से दिया है, बट एग्ज़ाम होने के बाद आपका वो सब खत्म हो चुका है, ओके। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको पास वोकैबुलरी नहीं, एक आपको बात करने का तरीका नहीं पता है कि इंट्रोडक्शन आप दे नहीं पा रहे हो, इवन डिग्री होल्डर होने के बाद भी। देखो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम एक ग्रेजुएट पर्सन है, बी ग्रेजुएट इंजीनियर है या फिर कोई भी हम डिग्री करते हैं, तो डिग्री मीन्स देयर इज नो स्किल्स, बट हम उस स्टेज पे हमारा इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे, सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, ओके। तो इसके ऊपर वर्कआउट आपने किया नहीं। सेकंड थिंग, अगर मैं आपको कोई नोट्स दे दूँ तो नोट्स दे के आपको समझ भी नहीं आता ये क्या है वो, बिकॉज यू डोंट हैव द वोकैबुलरी, उस डोमेन में वोकैबुलरी नहीं है आपकी, ओके। जैसे आप बहुत बड़े इंजीनियर हो, आपको इंग्लिश आती है, और अगर आपको कोई कोर्ट की नोटिस आती है तो आप वो नोटिस समझ नहीं पाते हो, क्यों? इसका मतलब ही नहीं आपको इंग्लिश नहीं आती, मतलब वो कोर्ट के जो जुडिशियल वर्ड्स होते हैं उसको आप फैमिलियर नहीं हो वोकैबुलरी से, इसलिए आपको इम्प्रिजमेंट वर्ड आया तो नहीं समझ में आता, उसके बाद जो भी वर्ड होते हैं जो कोर्ट कचहरी के वो समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर भी वही है, आप अगर आप जो डोमेन में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के वर्ड जो होते हैं उससे फैमिलियरिटी नहीं है आपको, तो इसका मतलब ये तो आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है, तो नोट्स नहीं पढ़ पाओगे आप। फिर आपने डिग्री में किया क्या है? डिग्री का मतलब तो यही होता है ना कि हम 3-4 साल तो पढ़ाई करते। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? वी आर द एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड का मतलब यही होता है कि मेरे पास डिग्री है, ये नहीं होता है मैं एजुकेटेड हूँ। मतलब ये है कि मुझे रीडिंग करना आता है, मुझे समझने की एबिलिटी है, मेरे पास राइटिंग की एबिलिटी है, आई हैव द लिसनिंग एबिलिटी है, आई हैव द थिंकिंग एबिलिटी है। ये चीज़ें डेवलप होना मतलब एजुकेशन, कुछ नहीं। एजुकेशन का मतलब कि हम ये 5 चीज़ों को डेवलप करते हैं, और वो 5 चीज़ें डेवलप हो गई, इसका मतलब यू आर द एजुकेटेड। इवन आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, फिर भी आपको कोई चीज़ें आती है, तो यू आर एजुकेटेड पर्सन, ओके। फिर हमने क्या किया है, इंजीनियरिंग आपको क्या पढ़ाता है? आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आप एक बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डिसिप्लिन का इस्तेमाल करके चीज़ों को किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, यही तो इंजीनियरिंग का काम है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग, तो पीपल आर नॉट एबल टू आंसर द मीन्स एक सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, स्टिल दे आर नॉट एबल। फिर आपने 4 साल इंजीनियरिंग किया है ना, आपको इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग क्या है ये नहीं आप बोल सकते हो, तो ये एजुकेशन क्या मैटर करता है आपके लिए? तो ये आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको सुधारना है आपको। इसलिए एक दिन का काम नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। इसके लिए बहुत बेटर है कि आपको रीडिंग करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग, नोट्स रीडिंग करना बंद कर दो, रेफरेंस बुक पढ़ो, बड़े बड़े बुक्स पढ़ो, पीडीएफ्स मिलते वो पढ़ो, रीडिंग की आदत डालो, तब जाके आपके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। नाउ सेकंड तो चल ही रहा है अपना प्रोग्रामिंग का, और ऐसा नहीं कि एक कोर्स का जो ड्यूरेशन है कोर्स आपको पूरा परफेक्ट बना सकता है, क्योंकि ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना आपके अंदर वो ये आता है, स्किल आता है। तो बाकी एक्टिविटी आपको करना है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे सिलेबस पढ़ रहे हो तो हम आपको पढ़ा रहे हैं सब, लेकिन बियॉन्ड दैट भी बहुत सारी चीज़ें वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। और सक्सेस का मीनिंग क्या है? सक्सेस इज़ अ नथिंग, मतलब हमारे माइंड में एक ही चीज़ है, जब हमें पैसा मिला मुझे सक्सेस, वैसे सक्सेस का मीनिंग ये है ही नहीं है। सक्सेस मीन्स व्हाट, मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ मैंने वो कर दी, आई एम अ सक्सेस। फिर वो चीज़ कौन सी भी हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज सक्सेस। और करियर का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम हमें सर्वाइव करने के लिए पैसा आना चाहिए, वो करियर हो गया। आगे क्या है करियर का मीनिंग क्या है? अभी फिलहाल करियर का मतलब तो ये है कि वही मुझे लाइफ टाइम जीने के लिए कुछ इनकम सोर्स चाहिए, सर्वाइव करने के लिए,
तो ऐसा कोई डोमेन क्षेत्र में चुन लूँ कि वहाँ पे मुझे पैसा आ जाए, दैट्स करियर। ज़रूर नहीं कि करियर आपका इंजीनियर बन के ही आ जाए, अल्टीमेट तो पैसा आपका गोल है ना। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करोगे या नहीं भी करोगे फिर भी अपॉर्चुनिटी आपके पास चली आ सकती है। बट द बेस इज व्हाट, क्या है उसके लिए, आपका स्किल। ओके, जैसे स्वामी विवेकानंद को एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्वामी जी सब कुछ खोने से बुरा क्या है, तो स्वामी जी ने आंसर दिया था, वो उम्मीद खोना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। अब इसमें भी ये गलती हो गई, अब सब लोग बोल रहे हैं हाँ वो उम्मीद मत खोना उम्मीद। अरे भाई उम्मीद भी किसी चीज़ के ऊपर टिकी होती है, और वो चीज़ ही नहीं तो उम्मीद का क्या करेंगे हम। अब मुझे ऐसा कोई उम्मीद है मुझे कि मुझे आज 10 लाख रुपए मिलेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मिल सकते। अगर कोई लॉटरी का टिकट खरीद के रखा है तो फिर कुछ ना कुछ बात हो सकती है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है। सिर्फ उम्मीद रखने से कुछ नहीं होता है, उम्मीद भी जिस चीज़ पे टिकी होती है वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, फिर उम्मीद काम करती है। तो सेम हेयर यहाँ पे हमारे वो चीज़ है जिसके ऊपर हमारी उम्मीद है, वो है हमारा स्किल। हमें वो स्किल डेवलप करना है, फिर उसके ऊपर हमारी उम्मीदें चलेंगी। मुझे बड़ा पैकेज मिलेगा, मुझे सोसाइटी में बहुत मान सम्मान मिलेगा, मैं फ्रीलांसिंग करूँगा या कोई कंपनी मुझे प्रिपेयर करेगी, फिर वो चलेगा आगे। तो इसलिए आपको एक चीज़ बनानी है जिसके ऊपर फिर उम्मीद टिकी रहेंगी, या फिर उस उम्मीद को मत खोना। ओके, क्योंकि आपके पास स्किल है तो एक ना कुछ हो सकता है, बिकॉज यू हैव द स्किल, तो उम्मीद मत खोना। तो ये सेंटेंस वैलिड है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं और उम्मीद करने जा रहे हो तो उम्मीद कभी आपकी पूरी नहीं होगी। ओके, सो दैट्स अ थिंग, एंड यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर डे टू डे लाइफ, अप्लाई देम इन योर लाइफ डेफिनेटली। ये तो क्या प्रोफेशन IT फीटी बहुत मतलब इतना कोई ये नहीं है। और इन्जॉय करो लाइफ को, पढ़ाई को एंजॉय में कन्वर्ट करो, और स्टडी एज अ फन, वर्क एज अ फन। जब आप अपने काम को एज अ फन की तरह सोचोगे, अपनी जॉब को एज अ फन की तरह सोचोगे, पढ़ाई को एज अ क्यूरियोसिटी की तरह सोचोगे, तो आपके लिए वो तो एक आपका एक नीड बन जाएगा कि नहीं यार, कि आप मेरी सिचुएशन ऐसी कि मैंने टेंशन नहीं लिया तो मुझे टेंशन आता है। ओके, तो पढ़ाई का भी ऐसा ही है। आज मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, यार इसके अंदर क्या होगा, नया क्या सीखने का मिलेगा, मुझे क्या कुछ नया फीचर होगा। जो ये क्यूरियोसिटी जब बढ़ेगी तो आपके लिए पढ़ाई तो मतलब एक वरदान होगा कि यार मुझे चाहिए 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 बस। तो ये सब माइंड का खेल है ना, दूसरा क्या है, इट्स अ गेम ऑफ माइंड। ओके, तो बहुत बोल लिया हमने यहाँ पे। तो जस्ट ये चीज़ें थी, मुझे लगा कि ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है, और आपको ये लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि मैंने किया है और मुझे रिजल्ट मिला है। ओके, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया है, ताकि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको भी इस तरीके की चीज़ें अप्लाई करनी होगी। ठीक है, ओके, सो हियर तो अभी इसका एंगुलर का क्या कंक्लूजन क्या है बैच का, मुझे बताओ, तो ताकि उस हिसाब से मैं अपडेट कर देता हूँ उनको। सर आप लेंगे तो चलेगा। या आई एम फाइन विद इट सर, लाइक नो प्रॉब्लम, आप भी लोगे तो कोई संदीप? दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ सर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर कल बोल रहे थे सर कि एंगुलर सर लेने वाले उधर के, ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल हम तुम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो हम देखेंगे, ऐसे वैसा कुछ तो बोल रहे थे। फिर से बात करो, समझ में नहीं आया मुझे। सर कल हाँ। क्लास में गए थे ना हम, वो स्किल क्लास होने के बाद, तो सर बोल रहे थे कि एंगुलर का जो बैच है तुम्हारे वो 75 सर लेने वाले उधर के, जो प्रैक्टिकल वगैरह रहेंगे ना वो हम कभी कभी जो प्रैक्टिकल हम देखेंगे बोले। इट्स गुड आइडिया। हम एंगुलर का पूरा मास्टर लेवल पे कवर करेंगे, पूरा एक्सपर्ट लेवल पे कॉन्सेप्ट, फीचर, टेक्निक सब पढ़ेंगे, और फिर उसका प्रैक्टिकल का करिकुलम अमूल सर को मैं बोलूँगा लेने के लिए। तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल करो, और वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो अमूल सर आपके सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो वहाँ पे ऑफलाइन को प्रैक्टिस करो, यहाँ पे ऑनलाइन पे मैं आपको पढ़ाऊँगा सारे कॉन्सेप्ट, और आई एम श्योर कि आपको किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डाउट आने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, हाँ या, और वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करो,
वहाँ टाइम स्पेंड करो। और मैंने बोला है उनको कि यहाँ से मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको करिकुलम भेजने वाला हूँ, उसी को आप फॉलो करो, ठीक है। तो वो करिकुलम बहुत बेस्ट है, उससे आपकी बहुत ग्रोथ हो जाएगी और वही चीज़ें सारी हम अप्लाई करने वाले ऑल स्टूडेंट के ऊपर। तो वो चीज़ मैं डॉक्यूमेंट भी उनको देने वाला हूँ, तो बेस्ट तरीके से। और अमोल सर इज़ अ वेरी एक्सपर्ट मैन, ही इज़ अ वर्किंग लाइव, ओके, एंड ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड उन बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, तो उनका एक्सपीरियंस जो शेयर करेंगे उनसे कांटेक्ट में रहो और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो। उनको कुछ चीज़ें होती कि ट्रेनर खुद नहीं बताता है, लेकिन आप उससे निकालो, पूछो, क्वेश्चन पूछो उनको, जितना पूछना हो सके उतना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आपको इतने बड़े लोग जो होते हैं एक्सपीरियंस पर्सन नहीं मिलेंगे, कोई टाइम नहीं देगा आपको। कंपनी में भी आपके कलीग या कोई मैनेजर कोई टाइम देने के लिए रेडी नहीं आपको। तो ये स्पैन है आपका, तो इस स्पैन में आप उनसे जितना स्किल लेना है निकालो बाहर, बिकॉज करंटली ही इज़ वर्किंग ऑन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, काम करते हैं, सब करते हैं, तो जितना स्किल है उतना निकालो उनसे बाहर, ठीक है। और ये स्किल तभी निकलेगा आप उनसे क्वेश्चनिंग करोगे, और क्वेश्चनिंग करो, बहुत सारी करो, लेकिन कोई भी आके मत पूछो की सर आंब्याच्या झाडाला शेंगा कशा लागल्या, ऐसा वैसा कुछ मत करो, ओके। क्वेश्चनिंग करो प्रॉपर तरीके से और नॉलेज उनसे निकालो, एक्सट्रैक्ट करो, उसके ऊपर वर्कआउट करो। जॉब का कोई टेंशन मत लो, योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, डोंट वरी, ठीक है। जॉब क्या होता है, बहुत छोटी चीज़ है जॉब, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो जॉब का कोई मैटर नहीं, ओके गाइज। सो फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट द एंगुलर, our first lecture, okay. In that I will show you the from the scratch the things about the angular, scratch से थोड़े concept clear करूँगा, कुछ terminology वो clear करूँगा, angular का मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊँगा, एक फ्रेम है उसका, अगर वो पता चलता है तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएंगी। तो बेस पे काम करना है, थोड़ा सा बेस को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर देखो एवरीथिंग विल बी द फन फॉर यू, ओके। तो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे एंड टुडे वी हैव लर्न द देन चेनिंग, एक बहुत अच्छी तरीके से देन चेनिंग हमने देखा है। सो इन टुमारो वी विल लुक एट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस एंड आई होप टुमारो आवर प्रॉमिस चैप्टर विल कंप्लीटेड, ओके। आज ही होता था लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों पे टाइम स्पेंड किया है, तो नो वरी, टुमारो हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे और इट्स कंटेंट इज़ वेरी ऑसम, हम बहुत अच्छी तरीके से आगे काम करेंगे, ठीक है। So is there any question, anything? If there nothing, then we have to wind up right now. No sir. Okay.